बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अब आप देख रहे होंगे एक नैरेटिव मार्केट में दोबारा से फेंका गया है। एक चूरन दोबारा से बेचने की कोशिश की जा रही है और वो चूरन है कि जी 2023 का इलेक्शन फिक्स है, यानी कि इलेक्शंस होंगे, जो वो चाहते हैं वैसे ही होगा और इसमें इमरान खान कहीं पे भी मौजूद नहीं होंगे। ना कप्तान इमरान होगा, ना उसके खिलाड़ी होंगे। इसी वजह से पकड़ धकड़ भी जारी है। अब मैंने ये क्यों कहा कि चूरन बेचा जा रहा है या नैरेटिव है? अगर आप लोग देख रहे हो और आप सब आजकल सोशल मीडिया में हमसे ज़्यादा कहीं एक्टिव हैं, तो उसमें हम आपको ये बताते चलें कि अब जो ज़माना है वो कीपैड वॉरफेयर का है, जिसे हमने कीपैड वॉरियर्स तैयार किए। और शुरू में वॉरियर्स किसने तैयार किए थे? अब वही लोग जो कहते थे कि ये जो भी ड्रामा है या ये जो गद्दार निकल कर आ रहे हैं, जो कीपैड वॉरियर्स हैं, वो असल में जो है गद्दार हैं, लेकिन उन्हीं की फ़ायदा उठाया जा रहा है और अब वो भी सोशल मीडिया ही फाइट कर रहे हैं। अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि मैच फिक्स है? ये क्यों कहा जा रहा है कि जी जो भी हो जाए आपकी PMLN ही लीड करेगी, वही मैदान में आएगी और सारे मसाइल का हल उसी के पास होगा, आवाम कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब मुझे इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन वाले दिन आवाम निकल गई तो वोट किसका है। अब इसी डर और खौफ से कि कहीं अवाम ना निकले, अवाम में मायूसी और नाउमीदी फैलाई जा रही है। अवाम को बताया जा रहा है कि आप कुछ भी कर लें, मैच तो फिक्स है, आपके वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? ताकि वो अवाम को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास इतना HR है, ना उनके पास इतनी फोर्सेस है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर अवाम निकल आती है तो वो इलेक्शन को फिक्स कर सके, उसको रिक कर सके या अवाम को संभाल सके। तो इसलिए पहली, जिसे कहते हैं ना, माइंड गेम चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉर है आप लोगों की। आप लोगों को साइकोलॉजिकली तौर पर हराने की कोशिश की जा रही है कि जी देख लो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कप्तान का कुछ भी नहीं है, कप्तान ने 1.5-2 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आना, उस पर नई दफा शामिल कर दी गई उसके मुकदमों में, तो अब तो वो लंबा गया है। तो इस वजह से उन्होंने लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई नाउमीदी है, आप ख़त्म करें इस बात को, इमरान खान ने नहीं आना है। इसलिए वजह से, ताकि वो जो चाहते हैं इलेक्शन वाले दिन मैनेज करना, वो ईज़िली मैनेज कर सकें। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि बड़ी बड़े हॉलों में बड़ी बड़ी वीडियोस दिखाई जा रही हैं। वो लोग जिन्होंने आकर आगे से निज़ाम को संभालना है, उनको बताया जा रहा है कि ये इमरान खान कितना बड़ा गद्दार है। अब जो है आप ये देख लें कि सारा कुछ किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, पता नहीं तोड़ मोड़ के कहाँ कहाँ से नई नवेली वो लेकर आई जा रही है, बातें लेकर आई जा रही है इमरान खान के खिलाफ। कभी गद्दार, कभी बगावत, कभी तोड़फोड़, सारे मुकदमे उस पर, कभी करप्शन, सारे चार्जेस डाल दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, इमरान का साथ छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। आप जितना भी नैरेटिव मार्केट में ला रहे हो वो सारा बैकआउट कर जाता है, बैकफायर करता है। आपकी बात मानने को कोई भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान कैदी नंबर 804 की नीयत अच्छी है, उसमें सच्चाई है। और दूसरी तरफ आपकी बात लोग इसलिए भी नहीं मान रहे कि जिस टोले को आप आज सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर आपने अपना दस्ते शफकत रखा हुआ है, उसी टोले को आपने करप्ट कहा था, मुल्क को लूटने वाला कहा था। इमरान रियाज बार बार ये कहता रहा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम उस शख्स को दोबारा से क्यों एक्सेप्ट कर लें जिसके बारे में आपने खुद कहा था ये तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है, ये तुम्हारे मुल्क को लूट रहा है। आज आप कह रहे हो कि वही बहुत अच्छा है, उसको मान लो, वही उस्ताद है। तो इस तरह तो नहीं होगा। तो आप खुद जो है एक नैरेटिव आपने बिल्डअप किया, लोगों का माइंडसेट किया, उसके बाद आप खुद जिसको आप करप्ट कह रहे थे, जिसको आप कह रहे थे वो करप्शन में इन्वॉल्व है, आप उसी के साथ बैठकर ये तासुर दिया कि आपके लिए करप्ट और करप्शन कोई मसला नहीं है। तो फिर लोग इमरान खान का ये बात क्यों ना माने या उसकी सच्चाई और उसकी नीयत पे भरोसा क्यों ना करें? आपकी इतनी सारी कोशिशें जो आप 16 महीनों से कर रहे हो वो नाकाम होती हुई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नीयत
और सच्चाई, एक शख्स की नीयत और एक शख्स की सच्चाई आप लोगों को मात दे रही है और वो शख्स आप लोगों के एहसाब में शामिल सवार हुआ बैठा है। दूसरी तरफ जी नवाज शरीफ ने आना था और 10 लाख बंदों ने उनका इस्तकबाल करने जाना था, लेकिन क्योंकि हालात सबको पता है कितने लोग इस्तकबाल करने आएंगे, तो उनको बैकआउट करना पड़ा और बेचारे जावेद लतीफ़ को आकर कहना पड़ा नहीं 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 नहीं, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाह रहे। अच्छा, लोग इस्तकबाल करने में आएंगे तो परेशान होंगे, जो घी, आटा, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, उससे लोग खुदकुशियाँ नहीं कर रहे। अब तो खुदकुशियों की वीडियोज़ भी वायरल हो रही है। तो जावेद लतीफ़ साहब, ये बहाने हैं, इनसे लोग नहीं, आपकी बातों को कोई बाय नहीं करेगा या लोग मानेंगे नहीं आपकी बातों को, क्योंकि अगर आपको ये आप बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को परेशान नहीं करें, तो आप लोगों ने 16 महीने और जो अब हो रहा है उसमें लोगों को बहुत परेशान कर लिया है। तो किसी के इस्तकबाल करने से ना, अपने लीडर के इस्तकबाल करने से लोग परेशान नहीं होते। तो आपका ये कहना कि लोग परेशान होंगे, तो असल वजह यह है कि लोगों ने आना ही नहीं है। आपके पास रिपोर्ट्स आ चुकी है, तमाम रिपोर्ट्स आप लोगों ने अपने टेबल में रख कर ये फैसला किया है। क्योंकि आवाम नहीं आएगी तो हम ये करते हैं कि नवाज शरीफ को इस्तकबाल करते ही नहीं है, हम चुपके चुपके नवाज शरीफ साहब को रायमंड के उसमें शिफ्ट कर देते हैं, साथ में एक अजीमुल शान जलसा मीनार पाकिस्तान में करेंगे। अब अपनी ओन पे तो वो ये जलसा भी नहीं कर सकते, जाहिर बात है उसके लिए भी उनको कंपनी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ करो, लोग ले आओ, चंद लोग ले आओ उसके जलसे में। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि वो तो स्टैम्प पेपर में गया हुआ है, उसने आकर जेल में होना है, तो फिर वो मीनार पाकिस्तान में कैसे जाएगा। अब जिस तरह इमरान खान का जब ऑर्डर निकल आया था तो पंजाब पुलिस ने दस्ती, मतलब लाहौर से, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने में उसने आधा घंटा भी नहीं लगाया था। तो क्या अब पुलिस हरकत में आएगी, क्योंकि वो तो एक मुजरिम है, वो तो जैसे ही पाकिस्तान में आएगा उसको जेल में जाने जाएगा, तो क्या उसको फिर मीनार पाकिस्तान लाने दिया जाएगा। और अगर वो मीनार पाकिस्तान ले आया तो फिर तो यही बात है, एक रियासत दो दस्तूर, कि आपके लिए मुजरिमों के लिए दस्तूर अलग है और जो मुल्जिम है जिन पर अभी कुछ साबित ही नहीं हुआ है उनको आपने इस तरह रखा हुआ है। अब नवाज शरीफ जी हैं, वो आते हैं, वो आगे से गारंटीज दे रहे होते हैं कि जी लिख कर रख लो, मैं ही चौथी बार वजीर आजम हूँ। तो मैं भी लिख कर ये आप लोगों को बता रही हूँ बात कि ये सिर्फ माइंड गेम है। लोगों को बताया जा रहा है कि यार तुम लोग हार मान लो, तुम लोग हार चुके हो, तुम लोग की कोई भी एफर्ट अब काम करने वाली नहीं है, क्योंकि हम जो है बनने वाले हैं वजीर आजम, अब तुम जो मर्जी कर लो। तो इस पर यहाँ पे आवाम को देखना है कि आवाम क्या रिएक्ट करती है, कि आवाम इनकी बात मानती है या फिर आवाम जो है बाहर निकलती है, अपना जो टेम्पो है वो बरकरार रखती है। क्योंकि अब आप देख लें कि पूरा गेम प्लान, एक जिस तरह हमेशा से पिच तैयार की जाती है वो पिच तैयार की गई है। अब अपोजिशन में किसको तैयार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है। जिस तरह पकड़ धकड़ शुरू की, जिस तरह वो एक टोपी ड्रामा हुआ कि इतने करोड़ों रुपए निकल आए, इतने अरबों डॉलर निकल आए और जी वो ट्रक भर के आ गया, फिर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम आ जाता है इन सब का, ECL में पीपल्स पार्टी पर एकदम से घेरा तंग किया जाने लगा है। तो वो सब क्या था, वो सारा एक टोपी ड्रामा था। वो टोपी ड्रामा ये करते रहेंगे ताकि एक फ़िज़ा कायम हो जाए सियासत वाली के जी ये जी अपोजिशन में आ रहे हैं, ये हुकूमत में आ रहे हैं। तो आप ये एक आर्टिफिशियल फ़िज़ा कायम करना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ जितनी भी आर्टिफिशियल हो वो नहीं चलती। आप आर्टिफिशियल फ्लावर में जितना भी खुशबू डाल दो, कुछ दिन बाद वो खुशबू गायब हो जाती है। तो ये जो आप पॉलिटिकल, पहले आपने इकोनॉमी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर अब आप पॉलिटिकल, पूरे पॉलिटिकल सीन को क्रिएट कर रहे हो। ये कोई सीन, एक होता है ना खुद ब खुद ऑपोजिशन तैयार होती है, आपकी बात, एक सियासत होती थी जो हमने देखी। अब ये सियासत नहीं है, ये एक प्ले है, एक ड्रामा है जो आवाम को दिखाया जा रहा है, जो स्क्रिप्टेड है, जो क्रिएट करके आवाम के सामने लाया जा रहा है और पूरा माइंड बिल्डअप किया जा रहा है। अब अगर मैं इसको पूरा एक हल्की सी जो कुछ भी मैंने बात की है उसको मैं समराइज करूं तो मैच फिक्स नहीं है, सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है ताकि लोग ना निकल सके। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जिसको रोल दिया गया है कि तुमने अपोजिशन की तरह बिहेव करना है। PMLN को रोल दिया गया है तुमने हुकूमत की पार्टी की तरह रोल किया है। और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर और जो भी आपके राइटर हैं वो पीछे बैठे हुए उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ये डायरेक्शन कितनी कामयाब होती है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम फैसला करेगी, क्योंकि
हर जगह पूरे पाकिस्तान को ना अब एक ड्रामाई लिहाज से चलाया जा रहा है। कोई भी चीज़ रियल नहीं है, सारी आर्टिफिशियल है। इस एक आर्टिफिशियल में एक और चीज़ का इजाफा हुआ है और वो है हमारे काजी फाइज ईसा साहब, जो कि पब्लिसिटी स्टंट के माहिर हैं। और जी जब से वो आए हैं वो कह रहे मैं हूँ, जबकि उन्होंने कहा था मैं आई मी एंड माई सेल्फ से निकल कर बात करूँगा, लेकिन उस सारी जगह पे मैं और मैं ही चल रहा है उनका। अब वो तो अपने इख्तियारात के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इजलास बुला लिया। भाई अगर आपने इजलास बुलाना था तो 2-4 जजेस, जिसमें मेरे ख्याल से मुनीब साहब का भी होना लाजमी था, फिर आयशा साहबा का भी होना लाजमी था, उन सबसे आप डिस्कस करके इजलास बुलाते। फिर आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए क्यों बुलाया इजलास? दूसरी तरफ जी आपने रेकॉर्डेड केस की बात की, तो उसमें मैं रेकॉर्डेड केस पर तो बात नहीं करूंगी, लेकिन जिसका हवाला आपने दिया था इफ्तिखार चौधरी का, तो जी ये वही इफ्तिखार चौधरी ना जिन्होंने आपको, जो कि एक आम सा वकील था, उसको चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान कोर्ट बना दिया था। अगर तो वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान कोर्ट ना बनाते तो क्या आज आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते और आई मी एंड माई सेल्फ का प्रचार कर रहे होते? दूसरी तरफ एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा था कि आपका काजी फाइज ईसा साहब, आपका असल इम्तिहान शुरू होता है अरशद शरीफ केस में। अगर आप अरशद शरीफ केस का फैसला कर देते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, उसका फैसला करते हैं, तो शायद आपसे बहादुर जज मैं किसी को नहीं मानूंगा। लेकिन आप देखते हैं कि आप इस केस को टेकअप करते हैं या टेकअप नहीं करते। दूसरी तरफ क्योंकि आप चीफ जस्टिस और तमाम अदालतें आपके मातहत हैं, तो जी एक अदालत कहती हैं इमरान यास के केस में कि अब बहुत हो गया, अब हम कानूनी तरीके से चलेंगे। तो जो इतने अरसा पहले हो रहा था वो गैर कानूनी था। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आपने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, मैं आइन को मानता हूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स गैर आइनी होते हैं? तो इसी तरह वो साहब जो इमरान यास का केस कर रहे थे, जिन अदालतों में वो केस लगा हुआ था, वो पहले गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे, यानी कि आपकी अदालतें पहले गैर कानूनी तरीके से थी, आज उनको ख्याल आया कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे। तो इतनी देर से पहले वो किसके मुताबिक चल रही थी? क्वेश्चन तो ये ना, वो किसके, वो कानून के मुताबिक गैर कानूनी थी, वो किसी और की इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, तो वो किसके मुताबिक चलनी थी जो आज वो कह रही है कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक तजिया निगार होते थे, फिर वो कॉमेडियन बन गए, फिर वो डॉक्टर या हकीम, नीम हकीम खतरा जान हो गए, तो अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। और शोशा पता है उन्होंने ये छोड़ा है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं वो मिसिंग ही रहेंगे, क्योंकि इनको अदालतों में पेश किया जाता है, इनको पकड़ पकड़ के, हम बड़ी मेहनत करते हैं, ये लोग इतनी मेहनत से केस तैयार करते हैं, पकड़ते हैं, अदालतों में पेश किया जाता है, अदालतें उनकी जमानत दे देती हैं और उल्टा हमारे सर पे पड़ जाती हैं बातें। तो अब ये मिसिंग पर्सन मिसिंग ही रहेंगे, इनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। और उनकी बात सही होते हुए भी दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि शेख रशीद हो गया, सदाकत अब्बासी हो गए, ये सारे लोग अभी तक मिसिंग हैं, इनको अदालत में पेश नहीं किया गया है। तो आपसे सवाल ये है चीफ जस्टिस साहब कि आप इनको मिसिंग ही रहने देंगे, या आप जो कानून की बालादस्ती के मैं आइन को मानता हूं, तो क्या आइन कहता है इनको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए? अगर आप पकड़ते हो तो आप उनकी पेशी यकीनी बनाएंगे। इनमें से वो लोग भी हैं जो कई बार इस मुल्क के वजीर रह चुके हैं और इंपॉर्टेंट ओहदे पे रह चुके हैं, आप उनको मिसिंग कर रहे हो। मतलब एक आम आदमी को घर से उठाकर, आप तो बलूचिस्तान क्यों ना, आप वो दर्द समझ सकते हो, आपने वो भुगता है, आपने देखा है कि लोग मिसिंग पर्सन, लेकिन वो कौन थे? लेकिन अब तो आप मुल्क के वजीरों को मिसिंग करार कर रहे हो। तो इसमें आपका क्या स्टैंड होगा? आप किस तरह इसको लोगे, या आप इस सहाफ़ी को बुलाकर पूछोगे कि तुम किस बेस पे ये बात कर रहे हो? और अगर चलो आप सहाफ़ी को नहीं भी बुलाते, तो क्या ये आप हुक्म दोगे कि जितने लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनको अब तक अदालतों में पेश नहीं किया गया है, आप उनको अदालतों में पेश करो? इसके बाद मैं अपना ख़त्म करूँगी वीलॉग, लेकिन वीलॉग ख़त्म करने से पहले अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि एक बिल्डिंग जो कि टैक्स पेयर की मनी से बनी थी, उसको आप दोबारा से टैक्स पेयर की मनी से बना लें, कितनी जाने लेंगे? कितना खून चाहिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए? अमार जा चुका है, और कितना खून चाहिए उस बिल्डिंग के लिए? आप टैक्स पेयर की पैसे की थी ना, आप बना लो, लेकिन क्या आप उस बिल्डिंग को खून से ही बनाओगे, और वो भी अपने अवाम के खून से बनाओगे? अल्लाह हाफिज़।